हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के लेक्चर सीरीज में आपके साथ हूं। मैं आपका मित्र एमजे, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हु कैन मेक, एंडोर्स और ड्रॉ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन किसी परक्राम में लिखत को रच सकता है, पृष्ठांकित कर सकता है, अंतरित कर सकता है, या उसका लेखी वाल या ऊपर वाल हो सकता है। लेक्चर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बाइलिंगुअल लेक्चर्स में आपको दे रहा हूं, और इससे रिलेटेड कोर्स मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आपको जाना होगा विधिक शिक्षा ऐप पर। कुछ और असिस्टेंस आपको चाहिए तो आप 6262624121 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके समझ सकते हैं। आइए समझते हैं द कैपेसिटी टू मेक, ड्रॉ, एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चैप्टर 3 में जाएंगे, अध्याय 3 में, तब हमें विनिमय पत्र, वचन पत्र और चेक के पक्षकारों के बारे में जानकारी मिलती है। पार्टीज टू एनी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट द कैपेसिटी। धारा 26 में सक्षमता के बारे में प्रावधान है। सेक्शन 26 रीड्स एज कैपेसिटी टू मेक एटसेट्रा, प्रॉमिसरी नोट एटसेट्रा। एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट may bind himself and to bound by the making, drawing, acceptance, endorsement, delivery and negotiation of a promissory note, bill of exchange और check। वचन पत्र आदि रचने के लिए सामर्थ्य। ऐसा हर व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है संविदा करने में समर्थ है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिधान और परक्रामण करने के लिए अपने आप को आबद्ध कर सकेगा और आबद्ध हो सकेगा। सेक्शन 26 कह रही है कि वो हर पक्षकार जो संविदा करने में सक्षम है, अ पर्सन हु इज कैपेबल टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। कौन है ये? तो इसके लिए हमको जाना पड़ता है सेक्शन 10 और 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दिवालिया है, इंसॉल्वेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं है। ऐसा पर्सन जो मत्त चित्त है, विकृत चित्त है, इंटॉक्सिकेटेड है, या किसी तरह का उसको पागलपन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कुछ बातें आपको वहां पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो हर वो व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है, एवरी पर्सन हु इज कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र और चेक, जिसे आप चेक ही कहते हैं, को रच सकता है, लिख सकता है, उसको नेगोशिएट कर सकता है। इतनी सी बात धारा 26 कहती है। लेकिन ये सेक्शन अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको समझना चाहिए। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माइनर के बारे में इसमें एक अलग बात लिखी है पैराग्राफ 2 में। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या अवयस्क वचन पत्र, विनिमय पत्र लिख सकता है, रच सकता है? तो क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? इसके बारे में केस हमें मिलता है मोहिरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। आपने पढ़ा होगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मोहिरी बीबी और धर्मोदास घोष के केस में कोर्ट ने स्पष्ट ये कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट टू अ माइनर इज वॉइड एब इन इनिशियो। मतलब अगर किसी अवयस्क के साथ आप संविदा करते हैं तो वो प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। एब इन इनिशियो का मतलब है कि जैसे हुई ही नहीं संविदा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। मतलब आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, और अगर आपने कर लिया है, आप मेजर हैं, दूसरा व्यक्ति माइनर है, तो माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है, सारी लायबिलिटी आपकी है। इतनी सी बात। देखें सेक्शन 26 का पैराग्राफ 2 कौन सी अलग बात कह रहा है। पैराग्राफ 2 रीड्स एज माइनर, अ माइनर में ड्रॉ, endorse, deliver and negotiate such instrument as to bind all parties except himself। अप्राप्त व्यय। अप्राप्त व्यय ऐसी लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिधान और परक्रामण ऐसे कर सकेगा कि स्वयं उसके सिवाय बाकी सब पक्षकार आबद्ध हो जाएंगे। देखिए ये गजब बात कह रहा है। ये कह रहा है कि एक माइनर या अप्राप्त व्यय, नाबालिग जिसे आप उर्दू में कहते हो, ये भी कोई चेक ड्रॉ कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन स्पेशल कंडीशन है। जैसे मैं आपको बहुत आसान से समझाऊं कि आजकल अगर आप बैंक में देखें तो जूनियर अकाउंट खुलते हैं, पहले से भी खुलते रहे हैं माइनर के लिए अकाउंट। मेरा खुद का बैंक अकाउंट मुझे याद आता है 13 या 14 साल की एज में ओपन हुआ था, जब पहली बार मैंने आकाशवाणी में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, और 150 रुपए का चेक मिला था। उस चेक को डिपॉजिट करने के लिए मैंने अकाउंट ओपन करवाया था। तो मेरे पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आज की डेट में भी माइनर अकाउंट, जूनियर अकाउंट ओपन होते हैं सारे बैंक में। लेकिन जब कभी आप जूनियर या माइनर अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो उसके साथ ही सीनियर यानी कि आपके गार्जियन का साइन लगता है।
दो लोगों के साइन होंगे, आप समझिएगा उसमें आपके साइन की कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो समझ लें कि ऐसा कोई चेक है जो जूनियर माइनर के साथ में उसके गार्जियनशिप के अंडर इशू किया है बैंक ने माइनर अकाउंट में, उसका चेक कोई माइनर ड्रॉ कर देता है और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक माइनर है, वो किसी शॉप में जाता है मोबाइल परचेस करने के लिए और शॉपकीपर को कहता है कि मुझे ये वाली मोबाइल चाहिए, उसकी कीमत है 50,000 रुपए। ये कहता है कि मैं चेक से पेमेंट कर दूंगा। शॉपकीपर उनके फैमिली रिलेशन में हो या शॉपकीपर उनको पहले से जानता हो, पॉसिबिलिटीज हैं, उसके पापा हो सकता है कि वहां के बिजनेसमैन है, अधिकारी हैं, तो वो शॉप में वो आते जाते रहते हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है, उससे वो मोबाइल दे देता है, बदले में चेक ले लेता है। उस चेक में सिर्फ माइनर के साइन है। अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या माइनर की लायबिलिटी होगी, क्या दायित्व होगा? सेक्शन 26 कह रहा है माइनर का कोई दायित्व नहीं होगा, कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 26 कुछ और भी बात कर रहा है, मैं इसको आपको और समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र। अभी चेक को हटा देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज 3 लोगों के बीच होता है, जैसा मैंने आपको पहले समझा रखा है। एक होता है ड्रॉअर, उस विनिमय पत्र को, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला, रचने वाला। एक होता है ड्रॉई, जिसको पेमेंट करने का आदेश दिया जाता है, ऑर्डर टू पे। और एक होता है पेई, जिसे पैसे लेने हैं। अब समझना इस बात को कि मान लेते हैं एक माइनर है, उसने बी नाम के आदमी को पैसे लेने के लिए सी के पास भेजा। ए ड्रॉअर है, सी ड्रॉई है और बी जो है उसको पैसे वसूल करने हैं, पैसे लेने हैं। एक माइनर है जो कि इंस्ट्रूमेंट का ड्रॉअर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको बी नाम के आदमी को पैसे देने हैं, तो वो उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है कि जाकर वो सी से पैसे ले ले। सी ड्रॉई है, ऊपर वाल, तो सी से पैसे वसूल करने हैं बी को, माइनर ने लिखा। अब समझिए इस बात को बढ़िया कि जैसे ही ए ने बी को लिखा, बी ने उस इंस्ट्रूमेंट को ले लिया। अगर वो डिसऑनर यानी अनादृत हो जाए, पैसे न मिले, तो माइनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बात बी को पता चल गई। बी ने उसको वापस डी को नेगोशिएट कर दिया, डी ने उसको ई को नेगोशिएट कर दिया। और अंत में अगर वो डिसऑनर यानी अनादृत हो जाए, तो कानून कह रहा है कि माइनर को छोड़कर बाकी सारे पक्षकार आबद्ध हो जाएंगे। मतलब माइनर के खिलाफ कोई मामला नहीं चलेगा, लेकिन बाकी सारे पक्षकार एक दूसरे के प्रति दायित्वाधीन होंगे। दे ऑल कैन बी हेल्ड लायबल in the instrument to pay the amount mentioned or due thereon। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का एक केस है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा है कि जो संविदा है वो माइनर के साथ शून्य होती है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन है, संविदात्मक संव्यवहार है, तो ये केस यहाँ भी रिलेवेंट है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ते हैं और समझते रहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के टफ प्रोविजंस को इजी लैंग्वेज में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।